तो अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से इस टाइम तक आप लोगों ने 60% से तो ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा। और इस टाइम पे जो आप लोगों की सबसे बड़ी दुविधाएं हैं, आज मैं उन्हीं की बात करने वाला हूं कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स भी लगा रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों के मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। और इस टाइम पे अपने माइंड को आपको किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने हैं जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, यह चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप कितना भी पढ़ लेंगे उसके बावजूद भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है जो पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं और जब एग्जाम में बैठते हैं तो उस टाइम पे वो कुछ नहीं कर पाते। उसके पीछे जो रीजंस हैं आज हम उन्हीं चीजों पे बात करेंगे जिससे कि अंतिम दिनों में आप सफलता वाली रणनीति को सीख सकें और लास्ट टाइम पे सफलता प्राप्त कर सकें। गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें ये सारी चीजें तो मैक्सिमम लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दे दूं जिससे कि आपके माइंड से प्रेशर बिल्कुल गायब हो जाए और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएं। माइंड पे प्रेशर तो होगा पढ़ाई का, लेकिन वो वाला प्रेशर नहीं होगा जो आपके पास होना चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे। बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट बिना बात का प्रेशर लेते हैं कि अरे यार मेरे तो इस चैप्टर के 300 क्वेश्चंस करने हैं, इसके मुझे 200 क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा। ये फालतू का आपके दिमाग पे जो प्रेशर है ये खत्म करना है। और प्रेशर कौन सा डालना है? पढ़ाई का प्रेशर डालना है कि आप 6 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, अपने अंदर एक हैबिट लेके आए कि मैं 8 घंटे पढ़ पा रहा हूं, मैं 10 घंटे पढ़ पा रहा हूं। वो वाला प्रेशर होना चाहिए, ये फालतू का प्रेशर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि माइंड पे प्रेशर तो डालना है, लेकिन वो जो हमारे काम आए, वो नहीं जो हमारे काम को और ज्यादा नीचे लेके चला जाए। तो गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रणनीति होने वाली है। सारी की सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख के लाया हूं। उससे पहले बस एक छोटा सा माइंड मेकअप आप लोगों को बता देता हूं। ये आरआरबी एलपी का एग्जाम है और इस पेपर को हम लोग देने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, कुछ स्टूडेंट होंगे ऐसे भी, अगर ऐसे हैं तो वो ये बहुत ही गलत बात है कि आपको ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए ये स्टेज है हमारी, तो इस टाइम पे आपका पूरा फोकस इसी पे होना चाहिए। बच्चे कहेंगे भैया हम इसे भी कर लें क्या कवर साथ साथ? बिल्कुल करिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है तो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप इसकी ओर ना भागें, क्योंकि आप देखिए इसमें मैक्सिमम चीजें तो सेम टू सेम ही है। साइंस भी इसके अंदर है, रीजनिंग भी अंदर है, मैथ्स है। तो अगर आप इसी की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर लेंगे तो आपको फिर इधर टेंशन नहीं होगी। आप सिर्फ यहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे और इस चीज को पढ़ेंगे, पार्ट बी को, ट्रेड को पढ़ेंगे और आपका काम हो जाएगा। इसलिए ज्यादा अभी सीबीटी 2 के बारे में या फालतू की चीजों के बारे में ना सोचें। वो स्टूडेंट जिनके अभी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स का क्या मतलब है? अच्छे मार्क्स का मतलब है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके 52 नंबर से भी कम आ रहे हैं या 50 नंबर से भी कम आ रहे हैं तो आप अच्छी कैटेगरी में नहीं है। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से चीजों को देखना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं करने वाला हूं, सबसे पहला काम होता है मार्क्स इंप्रूवमेंट में, कि आप लोगों के मार्क्स, जैसे आप अभी इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप हमारी एप्लीकेशन पे कर रहे हैं, किसी और एप्लीकेशन पे कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे कर रहे हैं, आप जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके अंदर एक जुनून जो होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो सबसे पहला जो काम है वो आपको अपने दिमाग से फालतू की चीजों को हटाना है। यानी कि अब देखिए, एक टीचर है या एक बच्चा है जिसको लास्ट एग्जाम देने जा रहा है वो, और उसको लास्ट टाइम तक यही लग रहा है कि अरे मेरा तो ये छूट गया, मेरा तो ये छूट गया, मेरा तो ये छूट गया। वो बच्चा एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में फालतू की चीजें चल रही हैं। आपने जो चीजें कंप्लीट कर ली हैं, आप कम से कम उन चीजों को तो अच्छे से करके जाएं जिससे कि आपका एग्जाम निकल जाए। क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि भैया आप एग्जाम ना निकाल पाओ। सीबीटी 1 निकालना तो बहुत ही आसान काम है। और अगर आपने, हमें एग्जाम सिर्फ निकालना नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि अगर आप सिर्फ एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो लास्ट टाइम पे फंस जाएंगे। क्योंकि अनरिजर्व की जो सीट्स हैं, उन सारी सीट्स पर भी अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको हर तरह से अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर करनी होगी, ना सिर्फ सीबीटी 1 में बल्कि सीबीटी 2 के अंदर भी। आपको सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में अगर कट ऑफ क्लियर कर ली तभी आप उन सीट्स के लिए एलिजिबल हो गए, अदरवाइज आपको वो सीट्स नहीं मिलेंगी और आप सिर्फ अपनी कैटेगरी की ही सीट ले पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आप सीबीटी 1 को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से सीबीटी 2 में भी वो काम आने वाला है। अब मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उन पे मैं बातें करता हूं। सबसे बड़ा इस टाइम पे बच्चों के दिमाग पे जो प्रेशर है, तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उन लोगों को
सबसे ज्यादा जो डाउट हो रहा है वो ये कि भैया मैं किसी भी, मान लीजिए उसने कोई भी चैप्टर उठाया, मोशन चैप्टर उठाया या ग्रेविटेशन उठाया, तो वो देख रहा है कि भैया मैं क्वेश्चंस कितने लगाऊं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर लगाऊं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाऊं, प्रीवियस ईयर लगाऊं, प्रैक्टिस सेट लगाऊं, या जो टीचर ने पढ़ाया वो लगाऊं, यूथ के क्वेश्चंस लगाऊं, पिनेकल, क्या करूं मैं? और भाई सच बात है कि ये तो बहुत ही बड़ी दुविधा है कि इतने सारे क्वेश्चंस, तो क्या क्या करे बच्चा? और माइंड में संतुष्टि तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि आप 300 क्वेश्चंस भी कर ले रहे हो तब भी आपके दिमाग में रह रहा है मेरे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर छूट गए, मेरा तो ये छूट गया। तो फिर कैसे काम चलेगा? माइंड तो आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन में चला जाएगा कि आपका चैप्टर तो कंप्लीट हुआ लेकिन आपसे नहीं हुआ। और अगर आप एक एक चैप्टर के 400-400 क्वेश्चंस करने में लग रहे हो तो आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा है। और ये सिर्फ साइंस की नहीं, मैथ्स का भी यही हाल है। आप मैथ्स में टाइम एंड वर्क उठा रहे हो और उसके 400 क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आपके 8 घंटे गुजर जा रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत होगी। इस तरीके से आपका काम नहीं होने वाला है, यह चीज समझ लीजिए। अब करें क्या? करना यह है, सबसे पहले तो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम कर लीजिए। कॉन्सेप्ट्स पे काम कर लीजिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वेश्चंस से कोई मतलब नहीं है। 1000 क्वेश्चंस भी आप लोग बना लोगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं तो। अपने कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ जो न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स कराए जाते हैं, जैसे मान लीजिए रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर है, अगर मेरे को कॉन्सेप्ट आता है कि कब कैलेंडर रिपीट करेगा तो मैं हजारों क्वेश्चंस लगा सकता हूं। लेकिन अगर मेरे को रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो मैं कैसे करूंगा, आप बताइए। आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आ रही है। देखिए, अगर मैं कॉन्सेप्ट्स जानता हूं तो आप मेरे को 10 क्वेश्चन दे दो, मैं 10 के 10 कर लूंगा, 12 दे दो तो कर लूंगा, 1200 दे दो तब भी कर लूंगा। लेकिन अगर मेरे को कॉन्सेप्ट पता नहीं है और मैं 50 क्वेश्चंस करने की कोशिश भी करूं तब भी मेरा काम नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट्स के साथ आप 5 से 10 क्वेश्चन भी करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराते हैं, जैसे कि पहला टाइप आपको बताया गया कि भाई रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का यह है, अगर 4 से भाग देने पर 1 शेषफल बचेगा तो 6 जोड़ देंगे। मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इस बात को मैं समझ रहा कि तूने गलत बता दिया, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। 2 शेषफल बचेगा तो 11 जोड़ देंगे, 3 बचेगा तो भी 11 जोड़ देंगे, 4 बचेगा तो 28 जोड़ देंगे। अब एक बार बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब कितनी भी बार कोई सा भी ईयर दे दो उसको, चाहे 2024 दे दो, 2048 दे दो, 2000 कुछ भी दे दो, वो बच्चा उसी कॉन्सेप्ट पे कि 4 से भाग दो और फिर ये निकलेगा, उसका आंसर निकालता रहेगा। लेकिन अब इसकी जगह दूसरा बच्चा है जिसको कॉन्सेप्ट नहीं बताए गए हैं और उसको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने दे दिए गए। अब होगा क्या? पहला क्वेश्चन करेगा, दूसरा करेगा, समझ आएगा कुछ, बाद में उसको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो उसने कॉन्सेप्ट पढ़ाई ही नहीं है तो वो कैसे करेगा? क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले को पता है कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके बाद उसके दिमाग में ये बात है कि अगर 28 जोड़ने पे भी आंसर नहीं आया तो फिर मैं दोबारा 28 जोड़ना है, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट वाले टीचर ने बताया है या कॉन्सेप्ट या नोट्स ने मेरे को बताया है कि 28 में अगर आंसर ना आए तो फिर 28 जोड़ना है। अब होगा क्या? आपने जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो उस तरीके की बात नहीं लिखी होगी उसके अंदर, तो आप उस तरीके का रिजल्ट नहीं दे पाओगे जो देना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें, एक एक चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस 30, 40, 50 इतने ही क्वेश्चंस लगाएं जिससे कि आपके माइंड से प्रेशर भी कम हो और आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़। अब देखिए, एक बच्चा है जो 400 क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर रहा है। अब वो बच्चा 400 क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर रहा है तो वो 400 क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बच्चे से कहा गया कि तुम 400 नहीं, सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो वो क्या करेगा? उन क्वेश्चंस को समझ समझ के करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, इसलिए उसका रिजल्ट होगा, क्योंकि उसको वो चीजें आती हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। क्वांटिटी पे काम नहीं, क्वालिटी पे काम करिए, तभी आप लोगों का रिजल्ट होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप एग्जांपल लीजिए, जब हम 2018 में पेपर दे रहे होंगे तो हमारे पास तो 2022 के पेपर ही नहीं थे, हमारे पास तो 2018 के भी पेपर नहीं थे, तो क्या हम लोगों ने नहीं मार्क्स क्वालिफाई किए हैं या हम लोग मार्क्स नहीं लेके आए हैं? हम भी तो अच्छे मार्क्स लेके आए हैं ना। तो अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि जो हमारे सामने खड़े हैं वो भी 86 नंबर लेके आए हैं, वो भी 71 नंबर लेके आए हैं, 90 नंबर ग्रुप डी में लेके लिए आए हैं, लेकिन उनके पास तो ग्रुप डी 2022 के कोई पेपर नहीं थे, उनके पास तो ग्रुप डी 2018 के भी पेपर नहीं थे। आप लोगों के पास तो वो सारे के सारे हैं।
तो इसमें आपको एक दिमाग में ये चीज डालनी है कि मेरे पास सारी चीजें हैं लेकिन मेरे को पढ़ना लिमिटेड ही है, फालतू आप लोगों को नहीं करना है। दूसरी चीज, एक चैप्टर से मैक्सिमम 50-60 क्वेश्चंस ही करें जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये बात मैंने बताई। अब ये कहां से मिलेंगे? ये मिलते हैं किसी भी चैप्टर के एग्जांपल्स से। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो उसके बीच में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराते हैं। साइंस में वो कराएंगे। मैथ्स के अंदर जो आपकी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे थ्योरी दी गई फिर उसके साथ जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराएंगे। जैसे कि या आप अपने नोट्स से क्लियर कर सकते हैं, जो आपके नोट्स बने हुए हैं। अब लेकिन कुछ टीचर्स ने 40-40 लेक्चर्स पढ़वा रखे हैं, तो बताओ आपके नोट्स से भी कैसे काम चलेगा? उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने 20-20, 30-30 लेक्चर्स पढ़े हैं। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं 12th के अंदर पूरी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, बहुत ज्यादा अच्छे से। कहने का मतलब यह है, लेकिन इतना ज्यादा सिलेबस, सारी चीजें पढ़ने के बाद दिमाग में इतनी ज्यादा खिचड़ी पक गई कि मुझसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ। लेकिन मेरे ही भैया, अब आप कहोगे कि आपके भाई क्या 12th में ही थे? हाँ, वो 12th में ही थे। 1 साल बीमार हो गए थे, जिसके चलते वो मेरे ही साथ 12th किए थे। तो उन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस किए, वो पढ़ने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। वो 2 से 4 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बताए थे, सिर्फ उनको करके गए और उसी में से क्वेश्चन फंस गया, उनका काम हो गया। और मुझसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में खिचड़ी पकी हुई थी, दुनिया भर की चीजें कर ली। लास्ट चैप्टर होता है, बाकी चैप्टर्स अच्छे से कर लिए थे लेकिन वो नहीं कर पाए, तो पूरा करने की कोशिश की, ये भी कर लो ये भी कर लो, तो हो नहीं पाता है। इसलिए लिमिटेड चीजें करें, बेहतरीन करें, तभी आपका काम होगा। अभी कुछ आएंगे कहेंगे फालतू की बातें बताता रहता है, तो जाइए ना यहां से। क्यों आप लोग रुके रहते हो फालतू की बातों में? जब आपको फालतू की चीजें लगती हैं तो यहां रुकिए मत, कोई फायदा नहीं है आप लोगों का फालतू का यहां रुकने का। ठीक है, निकल जाइए। अभी क्यों रुकते हो आप लोग यार? ऐसी ऐसी कमेंट्स करते हैं बच्चे, क्या बोलूं मैं, फालतू की चीजें, उन लोगों को समझना नहीं है चीजों को। अब ये हो गया। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करें। बार बार कॉन्सेप्ट का नाम आ रहा है, इसलिए इस चीज को इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, अगर आपका अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस मत करो, कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिस का। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उस बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तब आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं कह रहा हूं 100 चीजों में से 60 के ही करो, 60 के तो कम से कम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उनका तो आप लोगों को फायदा मिल जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लें। अब देखो, जब आप यूथ की बुक उठाएंगे या कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठाएंगे तो आप देखेंगे उसमें एक चैप्टर के 600 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो क्यों 600 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे ये बताओ। ये जो 600 क्वेश्चंस आए हैं, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, उसके सामने तो ये 600 क्वेश्चंस भी नहीं थे, क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुए थे उस टाइम तक। तो क्या हमने नहीं करा पेपर? हमने भी तो किया ना। इसलिए आपको उस पर एक नजर मारनी है। अगर कोई अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है तभी करना है। जो आपने क्वेश्चंस किए हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ, 50-60 क्वेश्चंस जो किए हैं, उन क्वेश्चन से अगर कोई अलग टाइप दिख रहा है तब आपको करना है। अदरवाइज अपने कॉन्सेप्ट के साथ जो 50-60 क्वेश्चंस किए हुए हैं उन्हीं को रिवाइज करो, क्योंकि अगर वो अच्छे से हो गए तो आप हजारों क्वेश्चंस बना लोगे। क्योंकि 50-60 टाइप के अंदर पूरे के पूरे कोई भी चैप्टर के अगर 50 क्वेश्चन आप कर लेते हो, रेशियो हो और भी चैप्टर्स, अगर 50-60 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो लगभग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है तो मैक्सिमम चैप्टर्स की बात बता रहा हूं मैं। अगर 50-60 क्वेश्चंस कर लिए तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करें, और अभी टाइम कम है तो साथ साथ रिवीजन पर भी फोकस करें। अगर कोई चीज कंप्लीट हो गई है, आप सोच रहे हो रिवीजन बाद में करूंगा, बढ़ता जाता हूं, कोई फायदा नहीं है। माइंड पे फिर वही चीज हो जाएगी कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, पीछे चीजें कंप्लीट नहीं है। इसलिए चीजों को रिवाइज करते चलें साथ साथ। टाइम कम है और कम टाइम के अंदर अगर आपने दिमाग में आपने रिवीजन नहीं बढ़ाया, मतलब रिवीजन नहीं किया, तो आपके दिमाग के अंदर कुछ घुसने वाला नहीं है। इस चीज को समझ लीजिए। नेक्स्ट है, सही बुक्स और कंटेंट्स को ही प्रीफर करें। देखिए, बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें गलत चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं जिनमें गलत चीजें दी हुई हैं। तो आप लोगों को इन चीजों से बचना है। ऑथेंटिक चीजों को ही पढ़ें, फालतू की चीजों को ना पढ़ें। 10 जगह मुंह ना मारें, 2 जगह देख लें, मैक्सिमम 2। एक जगह जहां आप पढ़ रहे हैं और एक ऐसी टेस्ट सीरीज जहां ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बैठते हो, तो आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहां पे टेस्ट होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आई है। लास्ट टाइम में हफ्ते में 2 से 3 फुल प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं, 1 मिनट। अब आप लोग कहोगे भैया क्या दिखा रहे हो? देखो,
मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि अगर आप पास भी नहीं परचेज करते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप यहां लाइव टेस्ट पे जाएं टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन में, और लाइव टेस्ट के बाद आपको इस टाइप के हर हफ्ते टेस्ट मिलते हैं, एनटीपीसी के भी मिलते हैं, एएलपी के भी मिलते हैं, टेक्नीशियन के भी मिलते हैं। तो आपको सारे नहीं लगाने, आप कम से कम एएलपी तो हर बार लगाइए, और अगर आपके पास टाइम है तो टेक्नीशियन लगाइए। ये 2 टेस्ट आपको हर बार लगाने चाहिए, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन ये दोनों एग्जामों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, इसलिए आप लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो इन लोगों का ऑफर भी है, आप चाहें तो जीएसपी 10 लगा के, अभी ये 527 दिख रहा है, कल परसों से इसके प्राइस और डाउन हो जाएंगे, तो आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा। साइको में भी टेस्ट सीरीज काम आएगी और सीबीटी 2 में भी काम आएगी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया आप कह रहे थे कि इनकी टेस्ट सीरीज तो हल्की है, अब इनकी टेस्ट सीरीज को क्यों बता रहे हो? हल्की है, लेकिन हम पिछले 3 साल से अपने बच्चों को भी लगवाते हैं। हम वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर भी टेस्ट लगवाते हैं, वहां पे भी आप लोगों को टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, और यहां पे भी लगवाते हैं, क्योंकि यहां पे सारे बच्चों के साथ कंपटीशन का पता चलता है कि क्या कंपटीशन चल रहा है। तो बच्चे को एक जगह कुएं का मेंढक नहीं बनाना होता है कि भैया इसी कुएं में पड़ा रहे, यही जिंदगी है। आज बाहर भी देखना है कि बाहर कैसी जिंदगी है, इस चीज को भी देखना होता है, इसलिए हम टेस्ट लगवाते हैं। तो लास्ट टाइम में 2-3 फुल प्रैक्टिस कम से कम लगाने हैं। अगर आप ज्यादा लगा सकते हो तो लगाइए, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं एक बच्चा जो 10 टेस्ट लगाता है एनालिसिस नहीं करता, एक बच्चा सिर्फ 3 टेस्ट लगाता है और एनालिसिस करता है, यह बच्चा मेरी नजर में सफल है। जो 3 टेस्ट लगा के अपने आप को एनालाइज करना है कि मैंने कहां गलती की, यह क्वेश्चन मैं अगली बार गलत नहीं करूंगा, और छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलिए। देखिए अब कुछ बच्चों की मैं एक बात और बता दूं, कुछ लोगों को लगता है कि पहली बार में मैं 60 नंबर ले आऊंगा, 55 ले आऊंगा, और नहीं आते तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए हर चीज का एक प्रोसेस होता है। आपने पौधा लगाया तो वो एक टाइम के बाद फल देगा। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो एक टाइम के बाद ही बेबी का जन्म होगा। ऐसे नहीं है कि भैया कल आप कहो अरे हुआ नहीं बेबी, अरे फल नहीं आए मेरे पेड़ पे तो फल ही नहीं आ रहे यार, मेरा पेड़ ही बेकार है, या मैं ही बेकार हूं, मैं गलत पेड़ ले आया हूं। जिसके पेड़ पे आपको फल दिख रहे हैं ना, उसने उस पौधे को बहुत टाइम पहले सींचा था, इसलिए आज फल दिख रहे हैं। आपको भी यह बात ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर किसी के मार्क्स आपको दिख रहे हैं तो उसने अपने आप को उस लायक बहुत पहले से बनाया हुआ है पढ़ाई करके। तो आपको भी वो हैबिट बनानी पड़ेगी, धीरे धीरे आपके भी मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन आप पढ़ेंगे ही नहीं, रोज डेली यही सोच सोच के रह जाएंगे कि मेरे तो मार्क्स आते ही नहीं, मैं ही पागल हूं, मुझसे तो होगा ही नहीं। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो कभी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में छोटा टारगेट बनाइए और फिर धीरे धीरे उसको बड़ा कर दीजिए, आपको मजा आने लगेगा खुद से। लेकिन आप पहले ही दिन सोचते हैं कि इतना सारा टारगेट कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, तब मजा नहीं आएगा। उस चीज का ध्यान रखें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं बस आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि भैया कम टेस्ट लगाओ, लेकिन उसका एनालिसिस जरूर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट लगाने के बाद टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें, कोई भी फालतू प्रैक्टिस सेट ना लगाएं। इसका क्या मतलब है? जैसे कि इस एप्लीकेशन पे टेस्ट चल रहा है, चलो भैया वहां भी चलते हैं, उस पे चल रहा है वहां भी चलते हैं, और उनको उन एप्लीकेशंस पे जहां आप जा रहे हैं फ्री के चक्कर में, उन एप्लीकेशन पे से कुछ लोगों को सिलेबस तक का नहीं पता है। उन्होंने वहां पे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ठोक रखे हैं। समझ रहे हो आप लोग? उन लोगों को उस टाइप के टेस्ट ही नहीं बनाने। वो एसएससी में काम कर रहे हैं, बैंकिंग में काम कर रहे हैं, यूपी पुलिस में काम कर रहे हैं। आपने नाम देख के टेस्ट सीरीज में चले गए, फ्री है चले गए, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट है। उस चीज को ध्यान रखिए, कोई भी फालतू प्रैक्टिस नहीं करनी है। कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए कम से कम 8 घंटा डेली पढ़ें। स्टार्टिंग में मान लेते हैं आपसे नहीं पढ़ा जाता, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट होंगे किताब उठाते होंगे, अभी साइंस पढ़ रहे थे, 10-15 मिनट हुए नहीं, मोबाइल देखा थोड़ी देर, अरे बंद करो, अब रीजनिंग उठा लेंगे, फिर इसे बंद करो, फिर उठा लेंगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, वो मुझे पता है सभी के साथ होता है, ये आपके साथ नहीं हो रहा है। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है तो आपके साथ यही चीजें होती रहेंगी। हमारे यहाँ टारगेट क्लासेस जो चलती हैं उसका बच्चा बेनिफिट क्यों लेता है? ये जो टारगेट क्लासेस चलती हैं, ये जो टारगेट हम लोग करवाते हैं, उसका बच्चा क्यों बेनिफिट लेता है? वो इसीलिए तो बेनिफिट लेता है कि भैया उसको उस चीज से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। ये जो टारगेट क्लासेस चलती हैं, उसके पास एक टारगेट होता है, सुबह को उठ के उसे ये सोचना नहीं होता है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस कोर्स में आ जाओ, अब आपका आने का कोई फायदा भी नहीं है और ना मैं बुलाना चाहता हूं। आप ये मत सोचना कि मैं बस बताना चाह रहा हूं कि इस
कोर्स के अंदर जब बच्चा आता है तो उसको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भैया मुझे आज क्या पढ़ना है, मुझे कल को क्या पढ़ना है, क्योंकि उसके पास एक टारगेट फिक्स है कि उसे ये चीजें कंप्लीट करनी है। तो वो आपकी तरह किताबें नहीं बदलता है कि अब ये पढ़ लूंगा, अब ये पढ़ लूंगा। उसको पता है कि मुझे ये टॉपिक्स जीके के कंप्लीट करने हैं, मुझे ये चैप्टर साइंस का कंप्लीट करना है, ये मुझे मैथ्स में करना है, ये मुझे रीजनिंग में करना है, और उसे हर हाल में वो 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, क्योंकि उसका नेक्स्ट 3 दिन के बाद ही टेस्ट होना है। फिर उसके बाद उसे हफ्ते में दोनों का टारगेट, जो पहला टारगेट गया दूसरा टारगेट गया, उसका टेस्ट होना है। इसलिए अब वो इसको भी रिवाइज करके जाएगा, उसको भी रिवाइज करके जाएगा, और पूरी तरीके से हफ्ते में दोनों टेस्टों को देगा। तो आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आ रही होगी। तो अभी तो टारगेट क्लासेस का क्या है कि एएलपी का तो काफी हद तक सिलेबस हो चुका है। अगर कोई बच्चा जाना भी चाहेगा तो वो पीछे जाएगा, यानी कि उसे पीछे से कवर करना पड़ेगा। टारगेट मिल जाएंगे आपको, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जितना लाइव में आता है। अभी हम टेक्नीशियन और ग्रुप डी वाले बच्चों का प्लान कर रहे हैं आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि और इसका नेक्स्ट पार्ट जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, अगर आप चाहते हैं तो मैं निश्चित तौर से आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर करें। अगर आप लाइक शेयर करते हैं तो ये सिलेबस डिस्कशन में इंपॉर्टेंट चीजें भी, जैसे कि एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, अब ये 1 घंटे का भी चैप्टर नहीं है, 1 घंटे का भी। अगर किसी ने मान लीजिए मैथ्स पढ़ना ही नहीं है तो मैं उससे कह दूं, अगर कोई बच्चा आए मेरे पास आज कि भैया कल को मेरा एग्जाम है शाम को, आप बस मुझे मैथ्स में उतना करवा दो जितने से मेरा कुछ काम तो हो जाए, मैं उस बच्चे को एलिमेंट्री स्टैटिक पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है, बच्चे से बच्चे को भी समझ आ जाता है। और एक अगर बड़े क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो छोटे क्वेश्चंस तो इसके हर कोई कर लेता है और बहुत ही आसानी से, तो मैं उसको ये पढ़ा दूंगा। इसके अलावा मैं उसको कुछ ये बोर्ड मास रूल पढ़ा दूंगा, एलसीएम एचसीएम बता दूंगा, स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूंगा, जो बहुत ही आसानी से मैं 3 घंटे के अंदर एचसीएफ एलसीएम, स्क्वायर रूट, डेसिमल भी, जो डेसिमल में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको पता है 12 वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी की सारी चीजें, प्लस मैं आप लोगों को एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी सिखा दूंगा। कहने का मतलब यह है कि लास्ट टाइम पे जिन चीजों की जरूरत होती है वो बता दी जाती हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग सारे काम होते हैं। ये सारा का सारा सिलेबस भी यहां पे है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया जाए तो निश्चित तौर से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ये आप लोगों का साइंस का सिलेबस है जो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। जो भी ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप इन्हें कर सकते हैं करंट अफेयर्स में। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं इन डेप्थ, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करके जरूर से जरूर बताइए कि हाँ भैया हमारी नेक्स्ट वीडियो भी लेके आइए। और मुझे निगेटिव कमेंट वालों से कोई मतलब नहीं है, आप खूब निगेटिव कमेंट करते रहिए। कोई कहता है मैं सीजीएल वाला हूं, मुझसे टक्कर मत लो। भाई हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है तुम्हारे सामने? आप तो सीजीएल वाले हो। अब यूपीएससी वाला कोई बच्चा, हमारी टीम मेंबर ने ये रिप्लाई किया था, मुझे उसने पढ़वाया भी। वो कहा कि भैया ऐसे तो मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, अब मैं कहने लगूं कि हमसे मत टकराओ। जब तक आप सफल नहीं हो जाते आपको कौन मानेगा कि आप यूपीएससी वाले हो? इसलिए सफलता जिन्होंने प्राप्त की है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, उनको पता है कि उसमें कितनी मेहनत लगी है। 3 स्टेजेस होती हैं एएलपी में भी, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। A1 मेडिकल 3 स्टेजेस, और जब लास्ट स्टेज होती है ना साइको, आपको पता चलेगा कि कितनी डिफिकल्ट स्टेज होती है वो। 10 सेक्शन में टेस्ट होता है, यानी कि 5 टेस्ट होते हैं। किसी भी टेस्ट में लग गए पता नहीं चलेगा क्या हो गया। मेडिकल स्टैंडर्ड इतना हाई लेवल का होता है, पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हर एग्जाम की अपनी अपनी डिफिकल्टी है, अपनी अपनी चीजें हैं। तो आप लोग क्या जो आप सोचते हैं आपका मन है, हमारा वेलकम है, आप सभी लोगों को हम स्वागत करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो निश्चित तौर से इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें। मैं कह रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप टेस्ट लगाएं। हमारी एप्लीकेशन पे बहुत सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें। वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करो, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाओ। यही बहुत है आप लोगों के लिए, क्या करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हो एक बार टेस्ट लगा के देख लीजिए वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन के। अगर आपको पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम टेस्ट सीरीज का भी प्लान करेंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस पूरी तरीके से उसमें करवा देंगे। अब हमारे बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट होने को है, अभी वो रिवीजन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग पूरी प्रैक्टिस ही कराएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।